Yes, welcome students, welcome class 11th. Class 11th, as you know that we are going with the chapter number 7, sequence and series from your NCERT mathematics book. ठीक है, so उसका हमने 9.2 we have done till now. तो today I'm going to start with exercise 9.3. ठीक है ना, तो 9.2 में हमने सारा पढ़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, मतलब AP सीरीज़ पढ़ी. ठीक है, AP पढ़ा, AP का हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, एन टर्म्स, एस एन टर्म्स, फिर उसके बाद अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा. ठीक है, और इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया. अब एक नया टॉपिक आ गया अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. AP तो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए थे, पर अब एक नया टॉपिक आ गया आपकी क्लास में, दैट इज़ द GP सीरीज, दैट इज़ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, जैसे कि अरिथमेटिक मीन था, अरिथमेटिक सीरीज़ AP सीरीज़ थी. AP सीरीज़ में क्या होता था कि कोई ना कोई हमें एक जो भी सीक्वेंस गिवन होते थे ना, जो भी नंबर्स गिवन होते थे, मतलब उनका कोई ना कोई आपस में पैटर्न बन रहा होता था, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सेम होता था, उसमें सिमिलैरिटी होती थी, पैटर्न के अकॉर्डिंगली वो सीरीज़ जा रही होती थी. तो देखो, अगर मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स गिवन है 2, 4, 8, 16. ठीक है, तो जो पैटर्न बन रहा होता था ना AP में, हम उसको मतलब हर एक उसमें पैटर्न ऐसा बन रहा होता था, ये जैसे ये है, मतलब 3, 6, 9, 12. हम कहते थे कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम है, मतलब कि 6 में से 3 को माइनस करो तो 3 आएगा. ये भी सब में कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 3 है. तो अगर मान लो इस तरीके का आपको गिवन हो, सीरीज़ गिवन हो 2, 4, 8, 16, यहाँ पे अगर आप माइनस करो तो 4, इसका डिफरेंस आ रहा है 2 का, इसका आ रहा है 4 का, इसको करोगे तो ये कुछ और आ रहा है ना. तो ऐसे अगर आप डिफरेंस क्रिएट करोगे तो है ना, तो ये कॉमन डिफरेंस तो इसका मतलब सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अब AP तो नहीं है. ठीक है, अब AP नहीं है. अगर AP नहीं है तो फिर क्या है, फिर क्या सेम आ रहा है. अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करनी है तो फिर क्या है, ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे. देखो, इसमें अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात ना करके अगर मैं कॉमन रेशो की बात करूँ, रेशो का मतलब है, रेशो हम किसी चीज़ की ऐसे निकालते हैं कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ डिवाइड कर देते, तो वो रेशो हो जाती है. इफ़ आई से 4 की अगर मैं 2 के साथ डिवाइड कर दूँ तो रेशो इज़ 2. ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों की अगर मैंने रेशो निकाली, इसी तरीके से इन दोनों की अगर मैं रेशो निकालूँ तो 8/4 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2. ठीक है, अगर मैं इन दोनों की निकालूँ 16/8 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2. तो वी कैन से दैट कि कॉमन रेशो जो है, कॉमन रेशो, ठीक है, जो सीक्वेंस गिवन है इसमें से उसकी कॉमन रेशो जो है वो सेम है. ठीक है ना, कॉमन रेशो इज सेम. लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जांपल कि अगर इस टाइप की सीरीज़ हो, इसमें भी अगर आप इसकी रेशो को निकालने की कोशिश करो, लाइक 25/5 दैट इज इक्वल टू 5, 125/25 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5. इसमें भी क्या है, कॉमन रेशो, दो टर्म्स की, दो जो टर्म्स गिवन है इनकी कॉमन रेशो जो है वो क्या है, सेम है. सो ऐसी सीरीज, ऐसी टाइप ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना, जिसका क्या है आपस में क्या सेम होता है, कॉमन रेशो सेम होती है, दैट इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, सो देखो, सीक्वेंस इन विच द कॉमन रेशो इज सेम इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और GP सीरीज. ठीक है, अगर आप इसको AP के साथ कंपेयर करो, देखो बिल्कुल उसी तरीके से काम सारा हमने GP में भी वही करना है, बस थोड़ा सा ये फ़र्क रखना है कि उसमें हमने क्या लिया था, कॉमन डिफरेंस. यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कॉमन रेशो. और रेशो ऐसे नहीं लेनी है, आप ऐसे नहीं करोगे, 2/4 नहीं लिख सकते कि 2/4 है, 4/8 है. ठीक है, ऐसे नहीं लिखोगे. आपने हमेशा इसी तरीके से लिखना है कि 4/2 है, 8/4 है. ठीक है ना, जैसे आप डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते थे, आप 4 में से 2 को माइनस करते थे, 8 में से 4 माइनस होता था. ठीक है ना, अगर आप 2 में से 4 माइनस कर देते तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गलत आती थी आपकी. ठीक है ना, तो हमेशा ये बात याद रखनी है, आंसर में थोड़ा गलत हो सकता है आपका, तो आप ऐसे ही करोगे 4/2, 8/4. ठीक है, इस तरीके से आप कॉमन रेशो निकालोगे. तो जिस भी सीक्वेंस का कॉमन रेशो सेम होता है दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो कॉमन रेशो जो होता है ना, कॉमन रेशो को हम R के साथ डिनोट करते हैं, R के साथ. ठीक है, जैसे कि अगर इफ़ आई से कि जैसे ये सीरीज़ है 2, 4, 8, 16 वाली, यहाँ पे ले लो, है ना, ये सीरीज, दिस इज़ अ GP, दिस इज सेड टू बी अ GP. ओके, अब इसकी फर्स्ट टर्म को जैसे उसमें लेते थे तो इसमें भी यही लेना है कि फर्स्ट टर्म A है, कॉमन रेशो जो हमारी रेशो आई है उसमें हम लेते थे कॉमन डिफरेंस, तो वो होता था D के इक्वल. अब कॉमन रेशो है तो हम उसको कहेंगे R, कॉमन रेशो R. नंबर ऑफ टर्म्स N,
ठीक है, ये भी सारा नीचे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म R इज़ अ कॉमन रेशो, अगर कोई भी GP गिवन है। L इज़ द लास्ट टर्म, वहाँ पे भी AP में भी L को ही डिनोट करते थे। N क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स, और SN क्या होता था, सम ऑफ द n टर्म्स। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से हमने चलना है जैसे हमने AP में n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, फिर उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आया, सम का फॉर्मूला आया, फिर अरिथमेटिक मीन फाइंड किया। उसी तरीके से यहाँ पे भी n टर्म्स का फॉर्मूला है, फिर SN टर्म्स का है, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन आएगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के आपस में रिलेशनशिप्स आएंगे, है ना, ऐसी चीज़ें चलेंगी अभी हमारे आगे। तो अभी देखो मैं इसको जनरली लिख रही हूँ, जनरली किसी GP को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, ये कैसे लिखा हुआ है। देखो जनरली अगर किसी AP को लिखना हो, AP को आपने ये पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, फर्स्ट टर्म को A लिखते हो, सेकेंड टर्म को मैं लिख सकती हूँ A + D, ठीक है, थर्ड टर्म को लिखते थे कि A + 2D, फोर्थ टर्म को लिखते थे A + 3D, है ना, अप टू सो ऑन, ऐसे लिखते थे कि ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है। आप इसको करके भी देख लो, टर्म 2 अगर निकालनी हो तो इस तरीके से निकालोगे, A + n - 1D, यानी कि A + 2 - 1D, ठीक है, तो क्या आएगा A + D। इस तरीके से आप सारी टर्म्स को लिखते थे कि कॉमन डिफरेंस शुड बी द सेम, अगर आपको इसमें से माइनस करे तो कॉमन डिफरेंस D आए, अगर ये इसमें से माइनस हो तो कॉमन डिफरेंस D आए, सेम हो, ऐसे करते थे। दिस इज़ द जनरल टर्म ऑफ AP, आप कर चुके हो। दिस इज़ द जनरल टर्म ऑफ GP, किस तरीके से करोगे, देखो अगर फर्स्ट टर्म A है, अब इसके साथ इसका कॉमन रेशो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, करके देखें ज़रा एक बार चेक कर ले। जैसे ये है 2, 4, 8 और 16 है, ओके, अगर मैं फर्स्ट टर्म कंसिडर करूँ A = 2 है, ओके, और कॉमन रेशो मेरे पास गिवन है यहाँ पे कितना आया था, 2, कॉमन रेशो ऑल्सो गिवन एज 2, ओके। फर्स्ट टर्म ये है, अगर मैंने ये टर्म 1, ठीक है, अगर मैंने सेकंड टर्म निकालनी है, ठीक है, तो सेकंड टर्म अगर R2 है तो इसको अगर मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेकंड टर्म बन रही है मेरे पास, ये सेकंड टर्म ही है, ओके। इफ़ आई से थर्ड टर्म, ओके, देखो AR, अब क्या है, AR का स्क्वायर के साथ नेक्स्ट जो थर्ड टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरीके से चल रहा है। जैसे फर्स्ट टर्म है A, R का स्क्वायर क्या होगा, 4, मतलब 2 × 4 दैट इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। और फोर्थ टर्म लेके आनी है मुझे, क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म ऐसे R का अब क्यूब करना पड़ेगा, R का क्यूब का मतलब है सॉरी, R का क्यूब का मतलब इस तरीके से 2 × 2 4, 8 और 2 16, इसी तरीके से बन रहा है ये वाली चीज़ें। तो इसको हमने जनरली जो है किसी भी GP को इस तरीके से लिखते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म A है, ये कॉमन रेशो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कॉमन रेशो ऐड हो रहा था, ठीक है, समझ गए हो, जो कॉमन डिफरेंस था ना वो ऐड हो रहा था, A + D, A + 2D, A + 3D, यहाँ पे जो कॉमन रेशो है ना वो मल्टीप्लाई हो रही है फर्स्ट टर्म के साथ, ओके। तो फर्स्ट टर्म इज़ A, सेकेंड टर्म इज़ AR, कॉमन रेशो के साथ मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड टर्म AR², फोर्थ टर्म AR³, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द GP सीरीज, ओके। अब हम क्या करेंगे, आपको पता लगा कि अब GP क्या होती है, कॉमन रेशो सेम होता है, आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब हम एक एक्सरसाइज वर्क में क्या करेंगे, इसका वही वाला जो हमने AP में किया था, सम ऑफ n टर्म्स का पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, फिर सम का फॉर्मूला, पहले n टर्म्स का फॉर्मूला, फिर सम का फॉर्मूला, फिर GP सीरीज का, GP ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दी, तो नेक्स्ट हम ड्राइव करेंगे इसके nth टर्म का फॉर्मूला, जैसे कि इन द केस ऑफ AP सीरीज, ठीक है, इन केस ऑफ AP इफ आई से, हम nth टर्म का किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, Tn लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Tn = A + n - 1D, या हम इसको लास्ट टर्म भी बोल देते हैं कि लास्ट टर्म A + n - 1D, इस तरीके से। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द लास्ट टर्म या nth टर्म फॉर द GP सीरीज, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास, मैंने आपको बताया कि सीरीज जनरली आपके पास इस तरीके से बनती है कि फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म AR, कॉमन रेशो मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड टर्म है AR², फोर्थ टर्म है AR³, ठीक है, इस तरीके से बनती है। अगर मैं लिखती हूँ कि टर्म 1 A, टर्म 2 दिस, टर्म 3 दिस, टर्म 4 दिस, ठीक है। अब आप इसमें ना ऑब्जर्व करो, देखो अगर टर्म 1 है तो यहाँ पे R जो है वो है ही नहीं है, ठीक है। अगर टर्म 2 है तो यहाँ पे R की जो पावर है ना, जो उसका एक्सपोनेंट है वो 1 है, ठीक है। अगर 2 टर्म है तो R का एक्सपोनेंट 1, यानी कि एक कम है, एक कम, ठीक है।
यहाँ पे अगर टर्म 3 है तो r का एक्सपोनेंट 2, ठीक है। यहाँ पर ये 3 आएगा यहाँ पे, ये देखो अगर टर्म 4 है तो r का एक्सपोनेंट क्या है 3, यानी कि एक कम, फिर एक कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब आप सोचोगे कि r का एक्सपोनेंट है ही नहीं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ टर्म 1 इक्वल टू a r1 माइनस 1, यानी कि अगर टर्म 1 है तो r का एक्सपोनेंट क्या है 0, तो r एक्सपोनेंट 0 इसका मतलब 1, मतलब कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। तो आप ये पैटर्न को, सीरीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, क्या आपको इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन से, कि जितनी टर्म होती है r की पावर उससे एक कम है, ठीक है, एक कम है उससे r की पावर। जैसे 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है। तो इफ़ आई वांट टू से कि अगर मैं इसकी nth टर्म को लिखना चाहती हूँ, मैं क्या लिखूँगी, a(r(n-1), कैन आई राइट दिस, कि अगर nth टर्म है, कि अगर टर्म n निकालनी है तो r की पावर उससे एक कम हो जाएगी, ठीक है, a(r(n-1). So this is the formula to calculate, to find out the nth term of the GP series, ठीक है। दिस इज nth term to calculate the nth term या लास्ट टर्म, दोनों का ही फॉर्मूला a(r(n-1), ठीक है। तो इस तरीके से हमारी लास्ट टर्म ये वाली बन जाएगी, ओके। सो नेक्स्ट इज सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी, अगर सम का फॉर्मूला निकालना है हमें, ओके। सो ओके स्टूडेंट्स, सम वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट में करेंगे, पहले इसके साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ओके। सो हाँ जी, सो एग्जांपल नंबर 9 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। देखो जीपी सीरीज दे फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9 फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो मैं फिर राइट करके आपको बता रही हूँ। फाइंड द 10th एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी, ये जीपी गिवन है मुझे, वो कहते हैं कि इसकी मुझे 10th और nth टर्म बताओ, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, 5, 25, 125, पहले तो देख लो कि ये जीपी है, चेक कर लेते हैं इसका। देखो 25 डिवाइडेड बाय, एक बार अपने तरफ से चेक कर लिया करो ना कि सम, ठीक है। 25 डिवाइडेड बाय ये 5 आ गया, 125 बाय 25 इज इक्वल्स टू 5, कॉमन रेशो सेम है, इसका मतलब यस इट इज़ जीपी, ये है जीपी, ठीक है। अब इसकी nth टर्म निकालनी है। nth टर्म देखो, इसको आप लिखते हो tn, मतलब nth टर्म का तो क्या फॉर्मूला होता है, a(r(n-1), ये हमने फॉर्मूला किया अब तक nth टर्म का, a(r(n-1), तो ये तो nth टर्म का तो हो गया। 10th टर्म निकालनी है, देखो बेटा tn, मतलब 10th टर्म निकालनी है। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि जितनी टर्म होती है r की पावर क्या होती है उससे एक कम, tn a(r(n-1), यानी कि t10 है तो a(r)(9) हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर भी पुट कर सकते हो कि पुट n इक्वल टू 10 ओवर हेयर, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 10 - 1 करोगे तो a(r)(9) ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एक पावर कम लेनी है, ठीक है। यहाँ आप इसको इसमें पुट कर लो, जनरल फार्मूला में पुट कर लो, यानी कि t10 टर्म, 10th टर्म निकालने को बोला ना, टर्म 10th इज इक्वल टू a(r)(9). नाउ देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है ये वाला फर्स्ट 5, r इज़ व्हाट, r देखो बेटा, r हमने ये वाला निकाला है, ये जो रेशो निकाली है हमने ना, तो ये 5 है, ये भी 5 है, कॉमन रेशो दैट इज इक्वल टू 5। नाउ r इज ऑल्सो इक्वल टू 5, सो पुट दैट r इक्वल टू 5, यहाँ पे इसकी पावर है 9, ओके, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 10, ठीक है, 5 की पावर 10। अब इन्होंने nth टर्म निकालने को भी बोला, ये देखो nth टर्म, वैसे तो ये फॉर्मूला जनरल है, पर nth टर्म इन केस ऑफ दिस सीरीज क्या हो जाएगी, देखो इन केस ऑफ दिस, अगर मैं बोलूँगी nth टर्म, a की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे r की वैल्यू पुट करो, ठीक है, इस तरीके से। 10th टर्म तो आ गई मेरे पास, t10 आ गया मेरे पास 5 की पावर 10, इसको सॉल्व नहीं करना, ऐसे लिख दो 5 की पावर 10, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 5 की पावर n-1, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, बेस सेम पावर ऐड कर सकते हो, 1 + n-1 क्या हो जाएगा, 5 की पावर n, समझ गए हो, बेस सेम पावर ऐड होगी यहाँ पे, ठीक है, तो n आ जाएगा। तो नाउ tn nth टर्म इज इक्वल टू 5 की पावर n, दिस इज योर आंसर। ये दो चीज़ें पूछी थी, ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी है, जैसे AP सीरीज भी इजी है, ये भी इजी है, ओके। सो नेक्स्ट देखो, विच टर्म ऑफ द AP अप टू nth टर्म इज दिस। अब यहाँ पे क्या निकालने को बोला, ये देखो मेरी बात सुनो, अभी ना tn इज इक्वल्स टू a(r)(n-1), अगर nth टर्म का ये फॉर्मूला है, तो देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एक ये चीज़ है निकालने वाली, टू फाइंड आउट, दूसरी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ है r, चौथी चीज़ है n, ठीक है।
तो आपको जो सम्स आएंगे ना, सम्स, इसमें या तो आपको टीएन निकालना होगा यानी कि टर्म निकालनी होगी। ए ऑलमोस्ट गिवन ही होता है, अगर आपको एपी जीपी गिवन होगी तो ए तो पता लग ही जाएगा। या आपको आर निकालना होगा, आर आपको पता है कि आप इसका कॉमन रेशो निकाल सकते हो रेशो के साथ। या आपको क्वेश्चन आएगा कि उसका एन मतलब टर्म निकालो, nth टर्म निकालो, विच टर्म। अब देखो इसमें से यही आया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या थी, फर्स्ट एग्जाम्पल थी टर्म निकालने वाली कि nth टर्म 10th टर्म निकालो, है ना, वो हमने टर्म निकाल दी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें निकालनी है विच टर्म ऑफ द जीपी। विच टर्म ऑफ द जीपी का मतलब है कि एन की वैल्यू बतानी कि कौन सी टर्म होगी जीपी की जिसका आंसर ये आएगा, ठीक है ना, कौन सी टर्म होगी जिसका आंसर ये आएगा। अब ऐसे ही करना हमें फाइंड, ऐसे क्वेश्चन आपने एपी में भी किए हैं ना, ठीक है। सो अब उसी तरीके से हम जीपी में भी करेंगे, ठीक है। एन की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, देखो अब फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। इन दिस जीपी if I say a is equals to 2, okay, and if I say common ratio 8/2 is equals to 8/4, इसका भी 32/8 भी क्या है 4, इसका मतलब कॉमन रेशियो इज 4, r की वैल्यू क्या है 4, ये मैंने निकाल ली, ओके। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि इसमें n की वैल्यू क्या आएगी, विच टर्म आएगी। टी एन गिवन है मेरे पास कि कौन सी टर्म निकालूँ कि उसका जो विच टर्म ऑफ द जीपी अप टू n टर्म इज दिस, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन आपने एपी में भी किए, आप इसको क्या पुट कर देते होते थे, लास्ट टर्म टी एन पुट कर देते होते। तो नाउ टी एन की जगह पे आप ये पुट कर दो 131,072 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 2, आर की वैल्यू है 4, n माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो 131,072 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 की पावर n माइनस 1, ओके। इसको कट करोगे आएगा 65536 इज इक्वल्स टू 4 की पावर n माइनस 1। अब n कैसे आएगा यहाँ से, है ना, या तो इसको भी कुछ करें। इसको देखो सॉल्व करने का यही मेथड होता है, इसका n निकालने का मेथड यही होता है कि आप क्या करोगे, इसको भी ना कुछ 4 की पावर में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे मैं करने लगी हूँ 4 की पावर 8, मतलब ये मैंने पता कैसे किया, यहाँ पे वैसे तो बहुत बड़ा नंबर है, आप क्या करते हो इसका ना एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके जो इसकी बेस की पावर होती है ना, ठीक है, वही पावर मतलब हम यहाँ पे बेस की पावर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे वो क्यों करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये है 4 की पावर 8, 4 की पावर n माइनस 1। अब आपने पावर की मेथड में पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला कि अगर बेस सेम हो तो आप पावर्स को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। बेस सेम हो तो पावर्स इक्वेट हो जाती है। इसका मतलब क्या आएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 8, ठीक है, n इक्वल टू 8 प्लस 1 n इक्वल टू 9। मतलब ये इक्वेट तभी होती है जब इनके बेस सेम हो, ठीक है। अगर बेस सेम नहीं है फिर नहीं इक्वेट कर सकते, ठीक है। तभी हम n की वैल्यू, ये और कोई इसका और कोई तरीका नहीं है n की वैल्यू, n जो है वो पावर में है इसकी, तो इसलिए हमें कुछ पावर में ही इसका कुछ ऐसा चाहिए कि हम उसको इक्वेट करके आंसर निकाल पाए। तो आप क्या करोगे, इसको एलसीएम ले लो, ठीक है। ये तो वैसे बहुत बड़ा है, जैसे मान लो ऐसे हो 32 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, तो सिंपली वी कैन राइट इट एज 2 की पावर 5। तो यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1, तो 5 इक्वल टू n माइनस 1 आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी अगर बड़ा नंबर है छोटा है, आप उसको क्या करोगे, सिंपली उसका एलसीएम ले लो और जो आपको यहाँ पे बेस वाली पावर चाहिए उसके फैक्टर्स में उसको स्प्लिट अप कर लो, मतलब स्प्लिट अप नहीं, उसकी पावर में उसको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज example number 11 from your NCERT book, In a GP, the third term is 24 and the sixth term is 192. Find the 10th term. देखो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन हमने एपी में भी किए थे कि एक टर्म, दो टर्म्स गिवन है तो और तीसरी टर्म हमें निकालने को भूलना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जीपी में भी सेम क्वेश्चंस करेंगे, पर हमने करने जीपी में ही है, ठीक है। तो थर्ड टर्म अगर 24 बोला, पहले तो लिख लो थर्ड टर्म कितनी 24, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, सिक्स्थ टर्म 192। बेटा देखो थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो, AR2 लिख लो, अब डायरेक्टली लिख लो मैं, मतलब जितनी टर्म होती है आर की उससे एक कम पावर, AR2 इज इक्वल्स टू 24, T6 टर्म 6, AR5 लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू 192। फाइंड क्या करना है, 10th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि मुझे टर्म 10 फाइंड करनी है। टर्म 10 क्या होगी, AR9 होगी ना, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। देखो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि यहाँ मुझे A पता लग जाए और मुझे R पता लग जाए, उसकी पावर मैं 9 कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाए। दिस इज़ माई वर्क। सो मेरा अब मोटिव क्या है कि इन दोनों गिवन चीज़ों को यूज़ करके मुझे A फाइंड आउट करना है और R फाइंड आउट करना है, इन दोनों चीज़ों से।
ओके, सो दिस इज़ माई मेन मोटिव कि मैं उसको इसको इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दूँ और T10 आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करोगे यहाँ पे सॉल्व, क्या करते हैं, इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको ले लो सेकंड, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करना है हमें, डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड 2/1। अब आपको याद आ रहा होगा शायद एपी में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे। एपी में पता क्या करते थे, एपी में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते थे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता था, ठीक है। पर जीपी में क्या करेंगे, डिवाइड करना। आप ये याद रखो कि एपी सीरीज जो थी ना, उसमें सारा कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सारा सम सॉल्व हो जाते थे, और जीपी सीरीज़ में क्या होंगे, या तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब जीपी सीरीज़ मल्टीप्लाई और डिवीजन पे चलेगी, ठीक है। सो डिवाइड करो, 2 को 1 के साथ डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने लिखा AR5 इज इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाय AR2 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है ना, ये डिवाइड हो गया यहाँ। डिवाइड किया, A कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। R की पावर 2 है या R की पावर 5 है, मतलब यहाँ पे R की पावर 3 आ जाएगी, 2 पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। R की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पर इसको डिवाइड करो अभी, ठीक है, इसको डिवाइड करो, ये आएगा 8 के टेबल पे डिवाइड होता है, ठीक है, 8 पे 24 8 इज 192, सो 8। अब देखो इसका R की वैल्यू को करना है, तो मैं लिख सकती हूँ इसको 2 का क्यूब लिख सकती हूँ, ठीक है, बाय इक्वेटिंग, इक्वेट करके R की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, R की वैल्यू आ गई 2। अब मुझे A और R दोनों निकालने थे, R आया, अभी A नहीं आया मेरे पास, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या करो, किसी एक में पुट कर दो, पुट इन 1, पुट R इक्वल टू 2 इन 1। इसी तरीके से करते थे ना वहाँ पे एपी में भी, एक से वैल्यू आ जाती थी, D की वैल्यू एक में, किसी एक में इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, वहाँ पे इक्वेशंस बन जाती थी। तो R की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, यानी कि A R की वैल्यू पुट की 2 इज इक्वल्स टू 24, A इज इक्वल्स टू 24/4, नाउ A इज इक्वल्स टू व्हाट 6, ठीक है जी। A आ गया 6, R आ गया 2, A और R दोनों आगे पुट ओवर हेयर, हमारे पास T10 आ जाएगा। A की वैल्यू को 6 पुट करो, R की वैल्यू है 2 की पावर 9, ओके। तो देखो वैसे आप यहाँ तक भी रहने दो, क्योंकि बहुत ये बड़ा हो जाएगा, 2 की पावर 9 को क्या आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो फिर भी आपने अगर सॉल्व करना है तो लिख सकते हो 3072, ओके। अगर बड़ी बड़ी पावर्स आ जाए तो आप उसको ऐसे भी एज इट इज़ भी रहने दे सकते हो, ठीक है, 3072 वी कैन गेट द आंसर, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ये मैं आपको बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में से मैं देती हूँ जो सिमिलर क्वेश्चन एग्जांपल्स के साथ है। सम नंबर 4 में करवा रही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये मैं करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन ये वाला। सम नंबर 4 देख लो फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। फोर्थ टर्म जो है जीपी की, यानी कि फोर्थ टर्म अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, यानी कि टर्म 2 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैंने कुछ नहीं लिखा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहे हैं, जो जो लिखा है उसी से लिख लो। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, लिख लिया मैंने। फर्स्ट टर्म इज -3, a इज इक्वल टू -3। फाइंड क्या करनी है, सेवन्थ टर्म निकालो, यानी कि T7 निकालना है मुझे। T7 निकालने का मतलब है कि AR6 है, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। AR6 फाइंड आउट करने के लिए मुझे A चाहिए और R चाहिए, जिसकी पावर मैं 6 कर सकूँ। A मेरे पास है 6, R निकालना है। R जो निकालना है मतलब मुझे इस कंडीशन को यूज़ कर करके R निकालना पड़ेगा, ओके। सो T4 को क्या लिख सकती हूँ मैं, कैन आई राइट इट एज A3, इसको मैं लिख सकती हूँ T2 को लिख सकती हूँ AR, इसका स्क्वायर, ओके। सो AR क्यूब इज इक्वल्स टू A स्क्वायर R स्क्वायर, ओके। सो इसमें A की वैल्यू को पुट कर दो, A की वैल्यू गिवन है ना, इसको पुट कर दो, या एक कट कर लेते हैं, मतलब है ना, ये देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे A है, A स्क्वायर है, कट होके यहाँ पे A आ जाएगा, A कट हो जाएगा ना A। यहाँ पे R स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे R क्यूब है, यहाँ पे R स्क्वायर है, यहाँ पे एक R यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि R जो है वो A के इक्वली आ गया, ठीक है। और A की वैल्यू मुझे पता -3 है, यानी कि R की वैल्यू भी -3 आ गई, ठीक है। सो A इक्वल टू -3, R भी -3 है, ठीक है। सो पुट इट ओवर हियर, दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। क्या लिखोगे, -7 -3 की पावर 7, यहाँ पे वैल्यू 1 होगी ना, तो इसको सॉल्व करो, आंसर विल बी -2187, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी व्हिच कैन बी डन इन द सिमिलर वे, ओके। थैंक यू सो मच।